हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधांशु कुंजोत है और एक बार मैं फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा जो मेरा नीट प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में था और जिससे मैंने नीट में 630 मार्क्स स्कोर किए और जेई में 97 परसेंटेज स्कोर की। टाइम टेबल शेयर करने से पहले मैं आप सभी को एक बार ये जरूर बता दूं कि मेरा नीट में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्कोर क्या था और जेई में मेरा स्कोर क्या था। मैंने नीट में टोटल 630 मार्क्स स्कोर किए, जिसमें मैंने फिजिक्स में 150 मार्क्स, केमिस्ट्री में 155 और बायो में 325 मार्क्स स्कोर किए। और जेई में मैंने 97 परसेंटेज स्कोर किए, जिसमें मैंने फिजिक्स में 99.6 परसेंटेज और केमिस्ट्री में 98 परसेंटेज स्कोर किए। और मैथमेटिक्स में थी नहीं, मैं पीसीबी में था, इसलिए मैथमेटिक्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। उसके बावजूद भी मैंने 97 परसेंटेज स्कोर किए और टोटल मैंने नीट में 630 मार्क्स स्कोर किए। तो आज मैं आपको मेरा पूरा टाइम टेबल शेयर करूंगा कि मैंने कैसे नीट की प्रिपरेशन के दौरान कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया, जिससे कि मेरे ये बेस्ट स्कोर रहा और मैं फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले मैं रोज कम से कम 12 से 16 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था, जिसमें मेरे दो स्लॉट होते थे। जिसमें पहले स्लॉट में 7 से 8 घंटे या 6 घंटे का राउंड मेरी कोचिंग क्लासेस रहती थी और 7 से 8 घंटे में रोज सेल्फ स्टडी करता था। और नीट में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी, जो मैं एवरीडे ये कोशिश करता था कि जितना मुझको कोचिंग में पढ़ा है उसको भी मैं कंप्लीट करूँ और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँ। मेरा डेली रूटीन क्या रहता था वो शेयर करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमेशा ये फिक्स नहीं रहता था कि मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल फॉलो कर पाऊँ, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए हर एक बिल्कुल मिनट को यूज करना और उसको परफेक्टली फॉलो करना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैंने जो टाइम टेबल बना रखा है उसको मैं अप्रोच कर पाऊँ और रफली रफली मैं 80% तक उस टाइम टेबल को फॉलो कर भी लेता था। 100% बहुत ही कम रेयर चांस में मेरे से फॉलो हुआ है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं 50% भी फॉलो नहीं कर पाता था। मतलब डे बाय डे ये वेरी करता था, पर मैं कोशिश करता था और ये टाइम टेबल मेरा रफली रहता था कि मैं इसको अप्रोच कर पाऊँ। 100% पूरा होना बहुत ही मुश्किल रहता था। इसलिए आप भी ऐसी ट्राई ना करें कि आप मेरा टाइम टेबल 100% फॉलो कर पाए। आप बस ये ट्राई करें कि क्या मेरा टाइम टेबल है उससे आप क्या टाइम टेबल बना सकते हैं खुद का, या फिर आप उस टाइम टेबल को आप भी अप्रोच करने की कोशिश करें कि आप भी उसी टाइम टेबल को किस तरह मैनेज करके ताकि उसमें थोड़ा सा बदल के आप उस टाइम टेबल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी कोचिंग सुबह के टाइम में थी, इसलिए मैं उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बताऊंगा। अगर आपकी कोचिंग शाम के टाइम है या फिर अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आपके लेक्चर जिस भी टाइम है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। और किस तरह से मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर रखा था वो मेनली मैं इस टाइम टेबल के वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे से 2 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी, जिसमें मैं कोचिंग जाता था अच्छे से। मेरे 4 लेक्चर रहते थे, उन चारों लेक्चरों में जो पढ़ा है उसको अच्छे से समझता था। जो डाउट रहते थे वही क्लास के बाद में तुरंत ही पूछ लेता था, ताकि बाद में मेरा शाम को डाउट क्लास में आके मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं यही कोशिश करता था कि जितना कोचिंग में पढ़ाया गया वो वही याद करूँ। मैं एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट अभी ये कोशिश करता था कि मैंने पहले भी इसी कोचिंग में इन्हीं सर से पढ़ रखा है। मैं ट्राई करता था कि मेरे को जो कोचिंग में पहले पढ़ाया गया मैं उसी दिन उसी टाइम में याद कर लूँ, ताकि मेरे को नोट्स में बाद में रूम पर जाकर ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा ज्यादा टाइम दी। तो ये आप भी जानते हैं और नहीं जानते, तो ये ध्यान रखें कि जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी नीट में मार्क्स मॉक टेस्ट में मार्क्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ये रहता था 6 साढ़े 6 बजे उठ के नहाना धोना करके, ज्यादा होता नहीं था नहाना धोना, पर जब भी होता था तो थोड़ा बहुत नहाना धोना करके 7 से 2 बजे तक मैं कोचिंग जाता था। और कोचिंग जाने के बाद कोचिंग से आके 2 से 3 बजे तक मैं खाना जो होता था दोपहर का वो करता था और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता था। और उसके बाद में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ये कोशिश करता था कि मेरा पहला स्टडी स्लॉट रखूँ और जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। जिसमें मैं पहले स्टडी स्लॉट के अंदर मैं 4 घंटे का मेरा स्लॉट देता था और उस 4 घंटे में मैं यही कोशिश करता था कि मैं थ्योरी पूरी पढ़ लूँ और उस थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई गई उसको और एनसीईआरटी को पूरा मैं कवर कर लूँ। सेकंड जो उसके बाद मेरा स्लॉट रहता था उससे पहले मैं एक 7 से 8 बजे तक ब्रेक रहता था, जिसमें जो शाम का जो खाना होता है वो होता था। उसमें भी थोड़ा बहुत रेस्ट होता था और मैं मोबाइल चला जाता था, जिसमें जिससे मैं थोड़ा टाइम पास भी हो जाता था और मेरा मूड फ्रेश भी हो जाता था। उसके बाद 8 से लेकर 12 वाला जो मेरा रहता था वो सेकंड स्टडी स्लॉट रहता था, जिसके अंदर मैं फिर से 4 घंटे का स्टडी स्लॉट लगाता था। और उसमें मैं ट्राई करता था कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ। इस तरह से मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर रखा था। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं कैसे पढ़ता था और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं कैसे पढ़ता था। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था वो 4 घंटे तक का था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसमें मैं मेनली थ्योरी पे फोकस करता था, ये चीज भी मैंने आपको बताई। जो ये 4 घंटे थे उसको मैं ये कोशिश करता था कि 4 भागों में
एक 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 यूं करके 4 भागों में मैं डिवाइड करता हूँ। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि टाइम थोड़ा आगे पीछे होता था, और मैं ट्राई करता था कि हमेशा मैं इस चीज को कर पाऊँ। उसके लिए मैं एवरीडे, एक पहला जो स्लॉट रहता था उसमें रहता था कि एवरीडे मैं बायो में किसी भी एक चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ूं। मैंने ये जिस दिन ड्रॉप लिया उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि बायो की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पहले से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका मेन रीजन मैं यही मानता हूँ, मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर किया था। तो मैंने इसमें ये फिक्स कर लिया था इस साल, और मेरे को मेरे टीचर ने भी बोला था कि बायो में अगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरी सबसे वीक बायो थी, मैं फिजिक्स में इंटरेस्टेड था, तो नीट के लिए मेरे को बायोलॉजी पढ़नी थी। और मेरे को इसमें स्टार्ट में शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, बाद में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और उसका मेन रीजन ये था कि मैं उसको अच्छे से पढ़ता नहीं था। तो जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं बायो पढ़ने लगा। उसके लिए मेरे को मेरे टीचर ने यही गाइड किया कि तुमको रोज बायो में एक चैप्टर की फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। और उसमें कम से कम मैं 1 आवर्स का टाइम लेता था, और उसमें मैं पूरी जो एनसीईआरटी है उसकी फर्स्ट से लास्ट टाइम पढ़ता था। जिससे मेरे को फायदा ये होता था कि अगर 10 दिन में कोई चैप्टर खत्म हो रहा है बायो में, तो 10 दिन में मैं उस एनसीईआरटी को 10 बार तो तभी पढ़ लूंगा। और टाइम अगर किसी चीज को पढ़ लिया उसके बाद तुम इतना कंफर्म हो सकता है कि 70 to 80% जो उसकी रिटेंशन रहता है वो तुम्हारे माइंड में रहता है, और तुमको उसकी लगभग लाइनें तुमको याद हो जाती है। इसलिए मैं ये काम रोज ही करता था। और दूसरा जो मेरा स्लॉट रहता था 1 घंटे का, उसमें मैं ट्राई करता था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो भी पढ़ाया गया है उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझूं। और उसको कॉन्सेप्ट को समझने के साथ केमिस्ट्री में मेरे को ये पता था कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से ही लास्ट तक मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ता गया। और जिसमें मैंने रोज मैं ये ट्राई करता था कि रोज बायो की तरह मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़ता रहूं। और साथ में जब कभी कभार एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का मन होता था, तब मैं ये ट्राई करता था कि इसको शॉर्ट नोट बना लूं 1 पेज में, ताकि मैं सारी रिएक्शन को साथ देख पाऊं, या फिर सारे जो की पॉइंट है उनको साथ में देख पाऊं, और बाद में मैं फटाफट रिवाइज कर पाऊं। तीसरे स्लॉट में ये रहता था कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी नोट्स लिखवाए गए मेरे को, कि वो नोट्स मैं वापस रिवाइज करता था। या फिर जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है, उसकी मैं हो सके कई बार मैंने एनसीईआरटी भी रीड करता था फिजिक्स में भी। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जहाँ पर जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा ना थ्योरेटिकल चैप्टर है और ना ही पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरएनए इक्वेशन के बाद वाला जो भी पोर्शन है जिसमें कॉलिजन के बारे में बताया गया है, वो सारा क्वेश्चन है उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो जो जो भी ऐसे टॉपिक होते थे उसमें मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ता था, और बाकी मैं नोट्स रीड करता था और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का ट्राई करता था। और जो लास्ट जो मेरे पास एक आवर रह जाता था, उसमें मैं ये ट्राई करता था कि मैं जो प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा लिए गए हैं और जो टेस्ट में आने वाला है, या फिर मेरे को लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, या फिर जिसपे मेरी कमांड नहीं है इतनी, उसको मैं बार बार रिवाइज करता था ताकि उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। और साथ ही में कई बार ऐसा होता था कि बायो में भी मेरे को नोट्स पढ़ने पड़ते थे, तो मैं बायो के भी नोट्स पढ़ लेता था। क्योंकि मैं अक्सर ये ट्राई करता था कि बायो में जो नोट्स होते हैं वो मैं वापस नहीं लिखता था। तो क्लास में जब सर नोट्स लिखवाते थे तब मैं, मेरे पास जो पुराने नोट्स पड़े हुए थे पहले साल के, उसी को मैं वापस याद कर लेता था, या फिर क्लास में बैठ के उसी को तभी खत्म कर लेता। और कई बार ऐसा होता था ऐसा नहीं हो पाता, तो मैं या फिर मेरे को लगता है कि इसमें नोट्स और पढ़ने की जरूरत है, तो उसको मैं वापस रूम पे आके वापस पढ़ता था, जो इस स्लॉट में मैं इसको पूरा करता था। और उसके बाद अगर जो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है उसकी बात करें, तो ये भी 4 घंटे का होता था, जिसमें मेनली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। इसमें मैं ट्राई करता था कि मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूं, इसलिए मैं 3 घंटे मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा देता था। जिसमें मैं ट्राई करता था कि बायो में 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन दे दूं, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कम से कम 70 क्वेश्चन कर लूँ, और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम मैं 50 क्वेश्चन कर लूँ। ये मैं ट्राई करता था। शुरुआत में मेरी भी इतनी स्पीड नहीं आती थी, पर मेरा सेकंड ड्रॉप था, उस कारण से मेरी स्पीड इस लेवल की हो गई थी कि मैं इतना क्वेश्चन कर पाता था। अगर आपकी ऐसी स्पीड नहीं आ रही है तो आप ट्राई करें कि पहले थोड़े बहुत कम क्वेश्चन होंगे, पर धीरे धीरे आप स्पीड तक पहुंच जाएंगे। और जो इस पूरे वीडियो का मेन मोटिव है और मेरी प्रिपरेशन का जो सबसे पावर और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा था, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं जो लास्ट 1 घंटा बचता था, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए उनका एनालिसिस करता था, और उन सबको मैं एक मिस्टेक नोटबुक में लिखता था, जिससे कि मैं जब भी टेस्ट से पहले रिवाइज करता था, मैं उन पॉइंट को जरूर रिवाइज करता था। और वो ऐसा ही नहीं, उसमें मैं जो क्वेश्चन गलत हुआ वही लिखता था। उसमें मैं ऐसी चीजें अपनी लैंग्वेज में भी लिखता था कि मैंने ये सोचा इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, और मेरे को ये सोचना चाहिए इसलिए मेरा क्वेश्चन राइट होगा। इन करके मैं अपनी लैंग्वेज में एक नोटबुक बना रखी थी, जो कि मिस्टेक नोटबुक थी, और इसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी मिस्टेक्स लिखता था। और मैं टेस्ट से पहले या फिर जब भी मेरे को टाइम मिलता रहता था, जब मैं बोर होता था, इन सब चीजों को मैं वापस देखता रहता था, जिससे कि मैं अपनी मिस्टेक्स को वापस नहीं करूं। और नीट की सिलेक्शन करने का यही मेन है कि आप एनसीईआरटी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और
कई चीजों को बार बार रिपीट करने से फायदा होगा। मैं एक्सपेक्टेड था कि मैं खुद भी 680 प्लस स्कोर करूं, और मैं 630 स्कोर रहा। उसका मेन रीजन यही था कि मैंने कई सारी चीजें ज्यादा भी पढ़ रखी थी जो इतनी जरूरत नहीं थी नीट के लिए। और उस चक्कर में मैं नीट के प्रेशर में इतना उत्सुक हो गया, और मैंने इतना रैपिडली उस पेपर को करने की कोशिश की। मैं 3 घंटे 20 मिनट का पेपर लगभग 1 घंटा और 45 मिनट में मैं करके खत्म कर चुका था। और मैंने उसकी ओएमआर भी भर दी, जिस कारण से मैं रीचेक नहीं कर पाया वो पेपर को। और मैंने बहुत सारी इसमें सिली मिस्टेक कर दी। वरना एक्सपेक्टेड मेरा ये था कि 680 प्लस मार्क्स में स्कोर कर सकता था, इजीली स्कोर कर सकता था, क्योंकि मैंने उस लेवल का नॉलेज मेरे पास था और उस लेवल की पढ़ाई कर रखी थी। और मेरी और भी क्या गलती रही वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। और आप जितना शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, उनको भी बेनिफिट होगा और आप भी बेनिफिट लें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी जरूर वीडियो लाने की ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।